इंटरनेशनल रिलेशंस की करंट अफेयर सीरीज उसका तीसरा लेक्चर। इंडिया फ्रांस रिलेशन की बात कर रहे थे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए तो उन्होंने फ्रांस से क्या क्या बातें करी, और इस पूरे वीडियो को हमने 13 पिलर्स में डिवाइड करा था। दो लेक्चर इसके पहले भी हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और बैकड्रॉप देख लिया था। डिफेंस, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, कैसे आतंकवाद को रोकने में इंडिया फ्रांस साथ में काम कर रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडो पैसिफिक में कोलैबोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 7 पिलर कवर हो चुके थे हमारे पिछले 2 वीडियोस में, और आज के वीडियो में बचे हुए सारे पिलर्स खत्म करके इंडिया फ्रांस रिलेशन को रैप अप कर देंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूएई, शंघाई कॉपरेशन, जितने भी ये समिट्स हुए हैं उनका भी डिटेल्ड एनालिसिस प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना 8th पिलर, दैट इज एनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि फ्रांस के साथ जो हम ऊर्जा के डोमेन में सहयोग कर रहे हैं उसकी हमारी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले, भारत में अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि जो शहरीकरण हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और हम हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते एनर्जी के लिए। इसलिए हमारे को और आगे नए आयाम ढूंढने होंगे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो एनर्जी की डिमांड और एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमें फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करना है। और इतना ही नहीं, पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के अंदर हमारे को क्लीन एनर्जी प्रमोट करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले बोला कि 2070 तक भारत जो है नेट कार्बन जीरो हो जाएगा, मतलब कि हमारे जो नेट कार्बन एमिशंस हैं वो शून्य हो जाएंगे 2070 तक। ऐसे में अगर हम अगले 47 ईयर्स का एक रोड मैप लेके चलें तो हमारे को क्लीन एनर्जी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसमें फ्रांस की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। तो क्लीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी डिमांड को देखते हुए हम फ्रांस के साथ काफी ज्यादा एनर्जी कोऑपरेशन करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया और फ्रांस दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े देश हैं। इन्होंने बोला कि हमारे को जो भी क्लीन एनर्जी से बेनिफिट होगा वो हम सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते, बल्कि दुनिया के जो दूसरे छोटे देश हैं, पर्टिकुलरली द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ द इंडो पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, फीजी, वेनुआशु, टुवालू, इस टाइप के जो देश हैं, उनको भी हम अपनी एनर्जी कोऑपरेशन का बेनिफिट देना चाहते हैं। मतलब कि जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में हम कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारा उसमें रिजल्ट निकल के आता है वो हम ये मालदीव्स, मॉरिशस जैसे छोटे देशों को भी देंगे। इसके लिए हमने एक फोरम बनाया है जिसका नाम है सूफिप, दैट इज सस्टेनेबल फाइनेंस इन द इंडो पैसिफिक। इस पर्टिकुलर फंड के माध्यम से हम जो है सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में, साथ में इंडो पैसिफिक में भी हम जो है इसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो तीसरे देशों को हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है काफी क्लीन एनर्जी है, लेकिन हल्की सी रिस्की है। रशिया के साथ ऑलरेडी न्यूक्लियर कोलैबोरेशन के अंदर हम कुडनकुलम तमिलनाडु में कई सारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बना चुके हैं। फ्रांस के साथ हमारी कई समय से बात अटकी हुई है कि महाराष्ट्र में जैतापुर में हमारे को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने हैं, लेकिन सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी के चलते ये जो पूरा कोऑपरेशन है थोड़ा सा रुका हुआ है। सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रांस की अगर कंपनी इंडिया आके जैतापुर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाती है और कल को कोई ऐसा ना हो, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अगर कोई हो जाए, तो उस केस में जिनका नुकसान हुआ है उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा, कितना देगा, किस अमाउंट में देगा, इसे कहते हैं न्यूक्लियर लाइबिलिटी। न्यूक्लियर लाइबिलिटी के क्लॉज को लेकर इंडिया फ्रांस के बीच में थोड़ी सी बात अटकी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला कि न्यूक्लियर डोमेन में हम अपनी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए, फ्रांस के साथ जो हमारा एनर्जी रिलेशन है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं है, मतलब कि ऑयल गैस इसकी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम इनसे ज्यादा बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, कि हमारा इनके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी में सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी काफी ज्यादा डोमिनेंट है। साथ में हमने ये बोला कि जैतापुर में तो हम काफी बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं, और फ्रांस ने हमारे इंडियन स्टाफ की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा हम कुछ छोटे रिएक्टर्स भी लगाना चाहते हैं। देखिए, हर रिएक्टर हम बड़ा रिएक्टर नहीं लगा सकते। कई बार लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार डिमांड होता है कि हमारे को एक छोटे गांव के आसपास, छोटे जिले, छोटे डिस्ट्रिक्ट के आसपास अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो हम हमेशा इतने बड़े बड़े 600 700 800 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा सकते। इंडिया फ्रांस ने बोला कि हम साथ में मिलके जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स को सेट करेंगे। मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब होता है कस्टमाइज्ड छोटे छोटे रिएक्टर, कि एक जगह पे कितना बड़ा रिएक्टर आ सकता है उस हिसाब से एक छोटा छोटा रिएक्टर बना के हम अलग अलग जगहों पे लगाएंगे। इसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या फिर एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर। तो जैतापुर के अलावा
ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जो कि कस्टमाइज्ड बनेंगे, जो कि कस्टमाइज तरीके से बनाए जाएंगे, इनको भी इंडिया और फ्रांस मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। साथ में फ्रांस अपने सदर्न फ्रांस में एक रिएक्टर बना रहा है जिसको कहते हैं जूल्स होरोविट्ज रिसर्च रिएक्टर। न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन और फिजन के फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रांस इस फैसिलिटी को सेटअप कर रहा है और भारत के साइंटिस्ट भी इसमें कोलैबोरेट करेंगे। हमने क्लीन एनर्जी देखा, सोलर एनर्जी देखा, न्यूक्लियर एनर्जी देखा। एनर्जी में ही प्रधानमंत्री ने बोला कि और डोमेन निकलते हैं, पर्टिकुलरली जैसे अंबानी अडानी टाइप बिजनेसमैन आजकल ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और रिलायंस और अडानी ग्रुप दोनों ने एक बात बोली कि भारत जो है आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर बनेगा। ऐसे में हमने ग्रीन हाइड्रोजन के डोमेन में कोलैबोरेशन शुरू करा और यहां पे रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन साइन करा फ्रांस के साथ। इस अग्रीमेंट का नाम आप ध्यान रखेंगे, रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ऑल्सो इंडिया और फ्रांस मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर, आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब पहली बार बनाया गया था तो वो इंडिया और फ्रांस ने ही मिलकर बनाया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर इंडिया और फ्रांस एक पर्टिकुलर रिसोर्स सेंटर सेट कर रहे हैं जिसको कहते हैं स्टार सी। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हम स्टार सी सेट कर रहे हैं। सर ये स्टार सी क्या होता है? सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर इंडिया और फ्रांस मिलकर सेट करेंगे ओवरऑल सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। मेंस में आप ये एनर्जी कोलैबोरेशन में पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है। इंडिया फ्रांस के रिलेशन में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सीधा सवाल निकलेगा कि स्टार सी टर्म जो प्रधानमंत्री कई बार बोलते हैं ये कौन से डोमेन से जुड़ा हुआ है? ट्रेड और फाइनेंस से, रिन्यूएबल एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से, या फिर ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से? स्टार सी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर है। मैंने आपको इंडिया फ्रांस का एक कॉमन थीम बताया। हमेशा से एक कॉमन थीम ये रहा है कि हम जो भी आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपस में हम जो भी काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हम छोटे तीसरे देशों को भी देना चाहते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी एनर्जी के डोमेन में हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे, सूफिप पोर्टल के अंदर, सूफिप इनिशिएटिव के अंदर हम वो इंडो पैसिफिक के देशों को भी प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली हम स्टार सी सेंटर तो सेटअप कर ही रहे हैं अलग जगह पे, लेकिन अफ्रीका में एक देश है सेनेगाल, वहां पे हम एक सोलर एकेडमी सेटअप कर रहे हैं कि अफ्रीका का यूथ जो है वो सोलर एनर्जी में ट्रेन हो सके और अफ्रीका अपनी वास्ट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी सफिशिएंट बन सके। तो ऐसे में हमारा जो फ्रांस के साथ पूरा का पूरा एनर्जी कोलैबोरेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन रिन्यूएबल क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली यहां पे दो प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। एक होता है रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आप सपोज करिए हमने एक टरबाइन लगा दी, यहां पे पानी स्टोर नहीं हो रहा, पानी आ रहा है, नदी के बीच में हमने पंखा लगा दिया, टरबाइन लगा दी, पानी आ रहा है, इसको रोटेट करेगा, ये रोटेट होगी और बिजली जनरेट होगी। इसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहां पे नदी के बीच में ही हम ऐसे टरबाइन टाइप चीज लगा देते हैं, पीछे से बहाव में तेजी से पानी आएगा और इसे पंखे को घुमाएगा, रन ऑफ द रिवर। दूसरा होता है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। पम्प्ड स्टोरेज का मतलब होता है जैसे ये आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं अपनी, कि यहां पे गेट्स लगा दिए, पानी को स्टोर कर रहे हैं, जैसे पानी का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया हम गेट खोलेंगे, फुल स्पीड में पानी नीचे आएगा। रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट में पानी स्टोर नहीं किया जाता, नदी अपने नेचुरल बहाव में बह रही है और टरबाइन को घुमा रही है। लेकिन अगर हम पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे गेट्स के माध्यम से पानी को स्टोर किया जाता है, उसके बाद जब बहुत ज्यादा लेवल हो रहा है गेट खोल दो, पानी तेजी से आएगा, टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इन दोनों ही टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंडिया और फ्रांस अपना कोलैबोरेशन आगे बढ़ाएंगे। साथ में इंडिया फ्रांस ने बोला कि सर देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर टेक्नोलॉजी, स्टार सी, सेनेगाल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे को इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज भी प्रिवेंट करनी है। आपको पता है कि जितनी भी कॉपर वायर्स लगती हैं सब जगह, एक जगह से दूसरी जगह बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए, इनमें हीट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे करंट उसमें से फ्लो करेगा हीट के फॉर्म में लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि आज की तारीख में जो हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसी के साथ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बनती हैं, यहां पे सस्टेनेबल बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती और इधर बिजली का वेस्टेज काफी ज्यादा होता है। अननेसेसरली जरूरत से ज्यादा एसी, जरूरत से ज्यादा लाइटें, कोई प्रॉपर सोलर पैनल्स वगैरह नहीं लगा रखे। ऐसे में इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सस्टेनेबल एनर्जी नहीं होती।
इंडिया फ्रांस ने बोला कि हम एनर्जी एफिशिएंसी के डोमेन में भी कोलैबोरेट करेंगे। मतलब कि सोलर, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रो से बिजली तो जनरेट करेंगे ही, लेकिन जब बिजली के यूजेज की बात आएगी तो उसमें उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम प्रमोट करेंगे। इस वजह से एनर्जी एफिशिएंसी के डोमेन में हमने एक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बनाने की बात करी, जहां पे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और सिटीज बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि भारत में जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, उन स्मार्ट सिटीज में हम ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का इस्तेमाल करके एनर्जी लॉसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। ये था अपना एनर्जी वाला पूरा पिलर। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। इंग्लिश, हिंदी बाइलिंगुअल, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसैट ऑप्शनल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आंसर राइटिंग, नोट्स 2.0 इंग्लिश और हिंदी में, 1-to-1 मेंटरशिप, सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आपको एक ही जगह पे मिलेंगी अनअकैडमी पे। 50% डिस्काउंट ऑफर 27 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूज करेंगे रेफरल कोड। हमने एनर्जी का पिलर देख लिया। अब चलते हैं एनवायरमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक के डोमेन में। एनवायरमेंट के साथ मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमानुअल मैक्रोन के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर एक अलग से पूरी बैठक हुई थी, और उसके जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सब इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो आइए अपने नौवे पिलर पर चलते हैं, दैट इज एनवायरमेंट एंड सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे पहले हमने बोला कि जो एनवायरमेंट के डोमेन में हमारा कोलैबोरेशन है, उसमें हमारे को 3 प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। यूजुअली जब भी किसी से बात होती है क्लाइमेट चेंज की या फिर एनवायरनमेंट की, उनके दिमाग में आता है कार्बन एमिशन। लेकिन एक्चुअल में एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के अलावा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो हंटिंग, स्मगलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि फ्रांस के साथ जो एनवायरनमेंट के डोमेन में हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो 3 डोमेन्स में करेंगे। एक क्लाइमेट चेंज में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में और लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में। इन 3 एरियाज में कोलैबोरेशन हमारा आगे रहेगा। ऐसे में हमने 2022 में फ्रांस के साथ एक अग्रीमेंट साइन करा था, जिसको कहते हैं रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। मतलब कि हमारे आसपास जो समंदर है, उसमें से जो हम रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, फिशरीज और ये क्रैब्स, सी फूड, श्रिम्प्स, इसके अलावा जो भी वहां पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ऑयल, गैस, ये सब निकाला जा रहा है, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए, ओशंस में गवर्नेंस किस तरीके से होनी चाहिए उसके लिए, और ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये रोड मैप साइन करा था। तो आप ये ध्यान रखिए कि इंडो पैसिफिक में इंडिया और फ्रांस का सिक्योरिटी कोलैबोरेशन तो है ही, जहां पे हम अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन उसके अलावा ओशन की मरीन बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने एक डेडिकेटेड रोड मैप साइन करा है फ्रांस के साथ। ऑल्सो हमने बोला कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज करेंगे। मतलब कि जो मच्छियां होती हैं, उनका सस्टेनेबल तरीके से यूजेज हो। जो मछुआरे मच्छी पकड़ने जाते हैं समंदर में, वो सस्टेनेबल तरीके से उसे निकालें। ये जो फॉर्डर पॉइंट्स है सारे, ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और जीएस पेपर 2 आईआर एंड डिप्लोमेसी के पॉइंट्स में काफी वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इनके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिलर की, कि जो हम फ्रांस के साथ एनवायरमेंटल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला हमारा पिलर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में फ्रांस ने बोला कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करेंगे, वेराज इंडिया का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2070 तक। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हमने बोला कि हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएंगे, और अभी हमने देखा कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी इंटेलिजेंट नेटवर्क के अंडर हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर डीकार्बनाइज बिल्डिंग्स और ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिनमें नियर जीरो कार्बन एमिशंस हो, और उनमें रिसोर्स एफिशिएंसी हो कंस्ट्रक्शन में। मतलब कि जब आप उसे बना रहे हो, उसमें पेंट, सीमेंट, लोहा, ईंटें, ये सब जो लग रही हैं, ये ऑप्टिमल तरीके से लगनी चाहिए, और ये सीमेंट टाइप रिसोर्सेज का अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के ऊपर इंडिया और फ्रांस का एनर्जी एफिशिएंसी में काफी ज्यादा फोकस है। ये कीवर्ड आप जरूर ध्यान रखेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी, कि इस डोमेन में इंडिया और फ्रांस का काफी ज्यादा फोकस है। फिर प्रधानमंत्री ने बोला कि ग्लोबल लेवल पे हमने दुनिया के लिए एक मूवमेंट लॉन्च करी है, जिसका नाम है लाइफ, मतलब कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यहां पे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे को अपना जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना चाहिए, और अगर हम अपना लाइफस्टाइल सुधारते हैं तो उससे दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो कम होने लगेंगे। मतलब कि हमारे को सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए, और साथ में रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल 3R की जो फिलॉसफी होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, इसको हमारे को प्रमोट करना चाहिए। तो अब ये देखिए कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशंस की बात करते हैं,
इसका मतलब सिर्फ क्लीन एनर्जी नहीं होता, इसका मतलब एफिशिएंट एनर्जी भी होता है, स्मार्ट बिल्डिंग्स भी होता है। क्योंकि इंडिया और फ्रांस दोनों में ही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं, और इंडिया तो अर्बनाइजेशन की तरफ आगे और तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में हमारे को मिशन लाइफ के अंदर लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना है और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स भी बनानी है। सवाल उठता है कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके बारे में क्या बात हुई। सिंगल यूज प्लास्टिक, यहां से आपके दो आंसर निकलेंगे मेंस परीक्षा में। एक, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के ऊपर, कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो वहां पे भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो डिट्टो सेम है। जीएस पेपर 2 की एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में भारत क्या क्या कर रहा है। बेसिकली आपको पता है कि अलग अलग टाइप की डिप्लोमेसी होती है, कई बार बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी यूज करते हैं प्रधानमंत्री शब्द, कई बार कोविड डिप्लोमेसी, कई बार इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो ऐसे ही एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी के अंडर भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर एनवायरमेंट के डोमेन में क्या क्या कदम उठा रहा है, ऐसा जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन बन सकता है। और उसको आंसर करने के लिए हम यहां से अपना उत्तर तैयार करेंगे। सबसे पहले इंडिया और फ्रांस दोनों ने बोला कि हमारे को सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट करना है, और इसमें कोई शक नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बेसिकली मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जो एक बार ही आपने इस्तेमाल करा और उसके बाद आप उसे फेंक देते हो। इंडिया फ्रांस ने बोला कि हमारे को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाना है, और इनका जो मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है उसे खत्म करना है। बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक में ये होता है कि जब वो यूज हो जाता है, जो आप एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हो, जैसे पानी की बोतल हो गई, कोई ऐसे पेपर प्लेट वगैरह हो गई, स्ट्रॉ हो गया, ये सब क्या होता है, कूड़ा कचरा जब इकट्ठा होता है, इसको बहुत लार्ज पैमाने पर समंदर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर इसे समंदर में डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, तो इसको कहीं लैंडफिल वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन दुनिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंडिया फ्रांस दोनों ने बात मानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए एक डेडिकेटेड अलग से मीटिंग रखी। यहां पे मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताना चाहूंगा जो भारत सरकार ने आगे रखे। भारत सरकार का यह मानना है कि दुनिया में अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, तो 1950 से लेके अभी तक हमने ओवरऑल 9.2 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जनरेट करा है। प्लास्टिक वेस्ट नहीं, 9.2 बिलियन टन, इतना प्लास्टिक हम दुनिया में 1950 से अभी तक बना चुके हैं, जिसमें से 7 बिलियन टन जो है वो कूड़ा है, 7 बिलियन टन जो है वो कचरा है। 7 बिलियन टन प्लास्टिक कचरा अभी तक जनरेट हो चुका है। हर साल 10 मिलियन टन प्लास्टिक जो है उसे समंदर में डंप किया जाता है। आप सोचिए, इतना मैसिव अमाउंट में प्लास्टिक जब समंदर में डंप किया जाएगा, तो वहां पे टर्टल्स, डॉल्फिन्स, फिशेस, मरीन बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर कितना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने की सख्त जरूरत है, और प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव ढूंढने की, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि दूसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको ढूंढने की हमारे को सख्त जरूरत है। यहां पे प्रधानमंत्री ने बोला कि प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए दुनिया में कई कदम उठाए गए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, अच्छा सुनिए, इसके नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने हैं, नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब का पीडीएफ आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। इसका इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ आपको मैं वहीं पे दे दूंगा। तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, समझना है और पॉइंट्स को रिवाइज करना है पीडीएफ से, जो मैं टेलीग्राम पे दूंगा। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, इसको खत्म करने के लिए दुनिया में कई सारे कदम उठाए गए हैं। अब देखो, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ जीएस पेपर 2 के पॉइंट्स नहीं है। एक्चुअल में ये पॉइंट है जीएस पेपर 3 के, कि दुनिया के लेवल पे सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 200 वर्ड का आपका क्वेश्चन निकलेगा, ये वाले सारे पॉइंट्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। यूजुअली अखबार में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, ये मैंने एक ही जगह पे इनको कंपाइल कर दिया आपके लिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो दुनिया के वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग कदम उठाए हैं। उसमें सबसे पहला कदम है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। स्टॉकहोम में हमने कन्वेंशन साइन करा था ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जिसमें प्लास्टिक भी कवर होता है। बेसल कन्वेंशन, जो स्विट्जरलैंड में जगह है बेसल, वहां पे कन्वेंशन साइन किया गया था प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। मरीन लिटर एक्शन प्लान अंडर द रीजनल सीज कन्वेंशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्लान फॉर मरीन लिटर फ्रॉम शिप्स, कि शिप्स में से निकलने वाला जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और एडहॉक ओपन एंडेड एक्सपर्ट ग्रुप एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशंस का एक डेडिकेटेड ग्रुप है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। उन्होंने एक ओपन एंडेड एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन में पहले हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या कदम उठाए गए हैं।
अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस स्पेसिफिकली प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारे को मिलकर आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पर्पस ये होगा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करें, मतलब कि इसके विकल्प ढूंढें अलग अलग, और वो भी ऐसे कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल हम ध्यान में रखें। पूरी लाइफ साइकिल ध्यान में रखने का मतलब होता है कि जब हमने प्लास्टिक बनाया था उस समय पे हमसे मानवता से गलती ये हो गई थी कि हमने ये नहीं सोचा था कि प्लास्टिक बन तो जाएगा, लेकिन जब उसे डिस्पोज करना होगा तो उसका क्या होगा। और आज वही प्रॉब्लम हमारे को काटने को आ रही है कि वो कभी समंदर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कभी लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर हम प्लास्टिक का कोई विकल्प लेके भी आते हैं तो इस बार हम पहले वाली गलती नहीं करेंगे। जो भी विकल्प होगा उसकी पूरी लाइफ साइकिल की कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसको अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, रिसाइकलिंग कैसे होगी, ये सारे के सारे एस्पेक्ट सोचने के बाद ही हम प्लास्टिक का कोई विकल्प डेवलप करेंगे। ऐसे में इंडिया फ्रांस ने बोला कि हमारे साइंटिस्ट मिलकर प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं। ऑल्सो प्लास्टिक के ही डोमेन में हमारे को सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप रिसाइकिल करके कुछ और बनाना चाहो तो आसानी से बन सकता है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के फॉर्मूले से हम जो है प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करेंगे और उसकी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करेंगे। साथ में इंडिया फ्रांस ने बोला कि हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी के ऊपर भी काम करेंगे। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी प्लास्टिक बना रही है उसी को यहां पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब उसका प्रोडक्ट पूरे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा तो वो उस कूड़े कचरे को प्लास्टिक के अपने पास दोबारा लाएगी, रिसाइकिल करेगी और उसका दोबारा इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी का, तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा कि सपोज आपने बिस्लरी की पानी की बोतल खरीदी, आपने पानी पिया, बोतल क्रश करी, कचरे के डब्बे में डाल दी। अब ये बिस्लरी कंपनी को सोचना होगा कि उसने जो पानी की बोतल बेची थी वो वापस कैसे कंपनी तक लानी है, उस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल कैसे करना है और दोबारा से उसमें पानी भर के बेचना कैसे है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, जहां पे प्लास्टिक का निर्माता जो है, प्लास्टिक का प्रोड्यूसर जो है, वो ये सोच रहा है कि मेरे को ये जो मैंने प्रोडक्ट बेचा प्लास्टिक का, जब इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी तो मैं वापस इसको अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में कैसे ला सकता हूं। साथ में जनता में हमारे को एक मूवमेंट शुरू करनी होगी वेस्ट डिस्पोजल के लिए, कि ये जो प्लास्टिक से जनरेट होने वाला कूड़ा कचरा है इसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। फ्रांस ने बोला कि हम 2040 तक पूरे फ्रांस में सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे, वेरास भारत ने अभी तक ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी है। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लोबल स्टेप्स और इंडिया फ्रांस स्पेसिफिकल यूज के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी वो बातें थी। ऑल्सो अब हम आते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी और ओवरऑल वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी पे। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो एनवायरमेंटल कोलैबोरेशन है वो 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। क्लाइमेट चेंज में हम क्या कर रहे हैं हमने देख लिया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में सिंगल यूज प्लास्टिक का पोल्यूशन कैसे टैकल होगा वो देख लिया। अब हम आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे समंदर में चाहे धरती पे रहने वाले, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए दुनिया में एक कन्वेंशन साइन हुआ जिसको कहते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया। और इंडिया फ्रांस ने बोला कि हम इसको सोल और स्पिरिट में पूर्ण रूप से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में दुनिया में एक और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑन कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि समंदर के ऐसे एरियाज जो 200 नॉटिकल माइल के आगे के हैं, बेसिकली क्या कह रहा है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, 200 नॉटिकल माइल से आगे के जितने भी एरियाज हैं वहां पे मरीन बायोडाइवर्सिटी को, समंदर में रहने वाली जनजाति पशु को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ये ट्रीटी साइन हुआ था। तो इंडिया फ्रांस ने बोला कि हम इस ट्रीटी को भी जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए 2 ट्रीटीज के ऊपर बात हुई, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 50% डिस्काउंट। 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। सिर्फ 27 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है। हमने एनर्जी देख लिया, एनवायरमेंट एंड सिंगल यूज प्लास्टिक देख लिया। चलते हैं अपने 10th पिलर की तरफ, दैट इज अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे सिटीज आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें रहने लगते हैं। अभी तक हमने
एनवायरमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक वाले डोमेन में बात करी थी कि किस तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके वेस्ट का हमारे को रिडक्शन करना है। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के अंदर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रमोट करना है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है अर्बनाइजेशन में जैसे जैसे घर बनेंगे, लोग रहेंगे, कूड़ा ज्यादा से ज्यादा जनरेट होता है। अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की बात करते हैं तो इन सिटीज के अराउंड इतने बड़े बड़े लैंडफिल्स बन चुके हैं कि वहां पे कूड़े के पहाड़ लगने लगे हैं। आप उसे 10 किलोमीटर दूर से भी देखोगे तो आपको कूड़े का पहाड़ ऊंची बिल्डिंग से नजर आने लगेगा, जो कि हवा में और अंडरग्राउंड वाटर में टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फैलाता है। मतलब कि ये जो कूड़े का पहाड़, लैंडफिल सिटीज के अराउंड डेवलप होने लगा है, ये हमारे को इंडिकेट करता है कि हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। इवन दिल्ली के, मुंबई के, बैंगलोर के मेजॉरिटी घरों में आज भी वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं होता। वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग, मेडिकल वेस्ट अलग। इस टाइप से जो अलग अलग थैले में कूड़ा भर के हमारे को डालना होता है, जो कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें अभी तक हमने वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू नहीं करा है। ऐसे में इंडिया फ्रांस ने बोला कि क्योंकि भारत अर्बनाइजेशन की तरफ काफी तेजी से अग्रसर है, तो हम इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे। मतलब कि वेस्ट कलेक्शन को स्ट्रेंथन किया जाएगा और हम वेस्ट टू वेल्थ सोल्यूशन डेवलप करेंगे। वेस्ट टू वेल्थ सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो कूड़ा कचरा जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से रिसाइकिल करके बायोगैस बना ली, कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लिए और उससे हमारी इकोनॉमी चलेगी और लोग पैसा कमाएंगे, जिसे कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ सोल्यूशन। तो अर्बनाइजेशन में कूड़े के मैनेजमेंट के लिए फ्रांस के साथ बातचीत की गई अंडर द वेस्ट टू वेल्थ सोल्यूशंस फ्रेमवर्क। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं CITIIS 2.0। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, फ्रांस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इंडिया वाला। यहां पे बोला गया कि इंडिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन मिलके जितनी भी हमारी उभरती हुई सिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करेंगे एंड उसमें जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटीज के सॉल्यूशंस को लाया जाएगा। ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट करने के लिए और क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस को लाने के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है, किस तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से अर्बनाइजेशन हो सकती है और वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। ऐसे में ये सारी एंटिटीज जो हैं कोलैबोरेट करेंगी CITIAS 2.0 इनिशिएटिव के अंदर। यहां पे बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं उनको क्लाइमेट गवर्नेंस में ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे अलग अलग कदम उठा सकते हैं ओवरऑल सिटीज को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के लिए और लोकल लेवल पे जो है वेस्ट सेग्रीगेशन और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए। यह प्रोजेक्ट 5 साल के लिए 2023 से 2027 तक के लिए लॉन्च किया गया। साथ में यह बोला गया कि रेलवेज के डोमेन में पर्टिकुलरली इंडिया फ्रांस कोलैबोरेट करेंगे क्योंकि भारत आजकल वंदे भारत और हाई स्पीड ट्रेन के अंडर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे दे विल बी सोशली इंक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे कि जिसमें सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी नहीं बल्कि हमारे ऐसा आम आदमी भी उसका बेनिफिट उठा सके। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जहां पे समाज का हर सेक्ट, हर जो ग्रुप है वो उसका बेनिफिट ले पाएगा। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी में सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, नोट्स, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 जुलाई तक वैलिड है। अर्बनाइजेशन देख लिया, अब आते हैं 11वें पिलर पे, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमी। कोविड के समय पे आपको पता है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई और ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है ठप हो गया था। ऐसे में हमारे को ये नहीं समझ आ रहा था कि ट्रेड को कैसे दोबारा से शुरू किया जाए। जैसे जैसे इकोनॉमी खुलने लगी दोबारा से ट्रेड नॉर्मल होने लगा। इंडिया फ्रांस ने बोला कि हमारे को जितनी भी रॉ मटेरियल की और गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की सप्लाई चेन्स हैं, हमारे को इन्हें रेजिलियंट बनाना है। रेजिलियंट का मतलब होता है ऐसी सप्लाई चेन्स हमारे को क्रिएट करनी है कि जहां पे अगर कल को कोई दोबारा से पैंडेमिक, प्रॉब्लम, वॉर वगैरह आ जाए तो हमारी सप्लाई चेन्स जो है वो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि सपोज इंडिया अगर कुछ बना रहा है, चाइना से एक प्रोडक्ट ले लिया, फ्रांस से दूसरा रॉ मटेरियल ले लिया, श्रीलंका से कोई तीसरा रॉ मटेरियल ले लिया, वियतनाम से कोई चौथा रॉ मटेरियल ले लिया, उनको फिर गुजरात में लगी फैक्ट्री में असेंबल करा, उनमें वैल्यू एडिशन करी और आगे फिर एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका, यूके में। इसे कहते हैं सप्लाई चेन, कि एक पूरी चेन बनी हुई है।
कहीं से सामान निकल के आ रहा है, इंडिया में बन रहा है, फिर उसको आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। कोविड के समय पे हमारी जो सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई थी, उससे लड़ने के लिए हमने बोला कि हम रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं और इंडिया फ्रांस मिलकर इसमें काम करेंगे। तो जब भी आपको इंडिया फ्रांस के ट्रेड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें हमेशा रेजिलियंट सप्लाई चेन्स का मेंशन जरूर करेंगे। आज की तारीख में भारत और फ्रांस का जो ट्रेड है वो अप्रॉक्सिमेटली 15 से 16 बिलियन डॉलर है, लेकिन भारत और फ्रांस ने बोला कि इसको हमारे को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है ये भारत के फेवर में है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं फ्रांस से और इंपोर्ट कम करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। ऑल्सो हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक समझौता साइन करा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिया इन ईच अदर्स इकोनॉमीज। फ्रांस के इन्वेस्टर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए और इंडिया के इन्वेस्टर्स को फ्रांस में अट्रैक्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जहां पे यह बोला गया कि भारत की सरकार इस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाएगी कि बाहर फ्रांस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इंटरेस्टेड हो, और फ्रांस की सरकार उधर इस तरीके से माहौल बनाएगी कि इंडिया के इन्वेस्टर्स फ्रांस में कंफर्टेबल हो। तो इसलिए इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा। ट्रेड एंड इकोनॉमी के बाद हम आते हैं अपने 12th पिलर पे, दैट इज यूथ अफेयर्स। आपको पता है कि हमारे यहां से बहुत से लोग हर साल पेरिस जाते हैं घूमने की, एफिल टावर के नीचे हमारे को फोटो खिंचवानी है, नॉर्मेंडी जाना है और पेरिस जाना है, ये सारी जगहों पे जो है घूमने जाना होता है। इसके लिए आपको वीजा चाहिए होता है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल फ्रांस काम करने भी जाने लगे हैं उधर की कंपनीज में काम करने के लिए। कुछ ऐसे बहुत से फैशन डिजाइनर्स वगैरह हैं जो फ्रांस जाते हैं अपना करियर परस्यू करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस में काफी ऐसे लोग काम करते हैं जो भारत से पेरिस जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे कई सारे ऐसे ऑफिसेज वगैरह लोकेटेड है। ये पूरा का पूरा जो लोगों का मूवमेंट है इंडिया से फ्रांस, फ्रांस से इंडिया, इसको प्रमोट करने के लिए हमने फ्रांस के साथ एक अग्रीमेंट साइन करा था जिसको कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के अंदर ये बोला गया कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनको आसानी से वीजा दिया जाएगा और इनको प्रमोट किया जाएगा इंडिया से फ्रांस और फ्रांस से इंडिया जाने के लिए। फ्रांस का यह मानना है कि 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 20,000 भारतीय जो है फ्रांस में पढ़ रहे होंगे, लेकिन 2030 तक हम इस नंबर को बढ़ा के 30,000 करना चाहते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो है वो फ्रांस में इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, अगर वहां पे हमारा डायस्पोरा इंक्रीज होगा तो उससे फ्रांस के ऊपर एक दबाव बनेगा कि हाँ, अगर मैं भारत से दोस्ती नहीं करता तो भारत के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो मेरे यहाँ से चले गए तो मेरी इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट होगा। आप सीधी सी बात ये समझो कि 30,000 20,000 लोग जब फ्रांस जाएंगे तो वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उधर से सामान, ब्रेड, दूध, मक्खन, अंडे ये सब खरीदेंगे, वहां पे बिजली यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनीज में काम करेंगे, फ्रांस की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारा डायस्पोरा वहां पे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस क्लोज आते रहेंगे, क्योंकि डायस्पोरा जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दो देशों को क्लोज लाने में। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। दो देश सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से क्लोज नहीं आते बल्कि मूवमेंट ऑफ पीपल से भी क्लोज आते हैं। और यही डायस्पोरा जब आगे जाके फ्रांस में हायर ऑफिसेस होल्ड करेगा, सिविल सर्विसेज के, मिनिस्टर्स के, पॉलिटिक्स के, तो वो भारत के साथ और ज्यादा लंबे और गहरे रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमारा डायस्पोरा अगर वहां जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो हमने फ्रांस के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, ये एक अग्रीमेंट इंडिया और फ्रांस ने साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे किसी कॉलेज से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस ये बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी डिग्री को मान्यता देता हूँ। पहले नहीं देता था, मतलब कि पहले अगर यहाँ से कोई इंजीनियर बन के जा रहा है फ्रांस में तो फ्रांस में उसको दोबारा से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ पे इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। अब इतना टाइम तो किसी के पास है कि 4-4 साल दो बार आप लगाओ, 8 साल में सिर्फ बीटेक कर रहे हो, नहीं। अब ऐसा हो गया म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन कि फ्रांस के कोई बच्चे अगर वहां से डॉक्टर, सीए, लॉयर वगैरह करके इंडिया आते हैं तो इंडिया उनकी डिग्री को मान्यता देगा, और अगर यहां से कोई पढ़ के उधर जाता है तो वो हम लोगों की डिग्री को मान्यता देंगे, दैट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ऑल्सो सिविल सोसाइटीज के बीच में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जाएगा। अन अकेडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। हमारा आखिरी पिलर है यहाँ पे कल्चर। 12 पिलर्स हमारे कवर हो चुके हैं और अब हम अपने 13th पिलर पे आते हैं, दैट इज कल्चर। आगे बढ़ने से पहले ये जो सारा का सारा लेक्चर सीरीज चल रहा है पॉलिटी और आईआर का, इसके आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का ही हैंडआउट पीडीएफ इंग्लिश हिंदी भाषा में प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल। भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसको कहते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट।
मतलब कि हम अपना एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाना चाहते हैं जहां पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल लोग वगैरह हैं उनके बारे में अलग अलग जानकारी मिलेगी। जैसे म्यूजियम होते हैं तो हम भारत का एक राष्ट्रीय म्यूजियम बनाना चाहते हैं। फ्रांस में ऑलरेडी एक म्यूजियम है जिसका नाम है ग्रैंड लॉर प्रोजेक्ट। ये जो ग्रैंड लॉर प्रोजेक्ट है ये फ्रांस का काफी बड़ा म्यूजियम है। हमने बोला कि हमारे को भारत में जो नेशनल म्यूजियम बनाना है ये भी ग्रैंड लॉयर प्रोजेक्ट जैसे ही बनाना है, तो फ्रांस उसमें हमारी आर्किटेक्ट वगैरह डिजाइनिंग में मदद करेगा। साथ में शाहरुख खान सलमान खान मतलब कि सिनेमा के डोमेन में कॉपरेशन होगा। और हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है दैट इज विला स्वागतम प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विला स्वागतम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि फ्रांस के जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, गाना वाले, पेंटिंग वाले, ड्राइंग वाले, डांस ड्रामा म्यूजिक एक्सेट्रा, जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं उनको भारत बुलाएंगे और भारत में अलग अलग घरों में वो जाके रहेंगे। मतलब कि अलग अलग होम स्टेज और रेजिडेंसीज में वो जाके रहेंगे। वहां पे वो जो है इंडियन कल्चर के बारे में सीखेंगे, फ्रांस के कल्चर के बारे में बताएंगे और इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हमारे यहाँ जो अलग अलग रेजिडेंसीज हैं और ये जो होम स्टेज वगैरह होते हैं ये फ्रेंच के आर्टिस्ट को होस्ट करेंगे। और 2035 तक हम चाहते हैं कि ऐसे 300 फ्रेंच बड़े आर्टिस्ट भारत में आके रहें कुछ कुछ महीने कुछ कुछ हफ्ते, और यहां से भारत का कल्चर सीख के फ्रांस लेके जाएं। कि अगर फ्रांस का कोई पेंटर इंडिया आ रहा है तो वो सीखे कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग और इस टाइप की पेंटिंग किस तरीके से होती है। फ्रांस का कोई डांसर अगर इंडिया आ रहा है तो वो सीखे यहाँ पे कथक और ये सब जो हमारे कुचिपुड़ी डांस वगैरह हैं वो किस तरीके से होते हैं। ऐसे में वो यहाँ से सीखेगा और फ्रांस उन्हें लेके जाएगा। तो ये कल्चरल रिलेशन में विला स्वागतम प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ जो हमने लॉन्च करा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो 2024 में फ्रांस जो है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को होस्ट करने वाला है, तो हमने बोला कि हम फ्रांस के साथ स्पोर्ट्स के डोमेन में भी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। ये था अपना इंडिया फ्रांस रिलेशन पूरा 13 के 13 पिलर। तो हमने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंडिया फ्रांस के रिलेशंस देखे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और वहां पे उन्होंने इन 13 पिलर्स के बारे में डिटेल में बात करी। जितने पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे सारे यहाँ पे बता दिए गए हैं। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल। अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। साथ में प्राइस हाइक होने वाला है 31 जुलाई तक, इसके लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। प्राइस हाइक से पहले आपको एनरोल करना है। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं प्रीलिम्स क्लियर होने पर आपको मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री अनअकैडमी की साइड से, और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। ऑल्सो आरंभ बैच और अपने हिंदी मीडियम के बैचेस शुरू हो चुके हैं। 27 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। ऑप्शनल के बैचेस तो अवेलेबल हैं ही, साथ में हमारी अनअकैडमी की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो ऑफलाइन के बैचेस अवेलेबल हैं। लेट्स क्रैक इट।